जब मल अत्यधिक पतला हो जाए, मन मल में द्रव्य का मात्रा ज़रूरत से अधिक हो जाए, इसको दस्त कहते हैं। दस्त में दस्त में मल के पतले होने के साथ-साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। मतलब मरीज़ को बार-बार मल के लिए मल के परित्याग के लिए जाना पड़ता है, तब इसे दस्त कहते हैं। कुछ लोगों में नॉर्मली ही 2 से 3 बार मल जाते हैं, तो उसको दस्त नहीं कहेंगे। दस्त तब कहेंगे जब जो रोज़मर्रा के अलावा जब उसकी संख्या बढ़ जाए दस्त की या मल त्याग की संख्या बढ़ जाए या फिर अत्यधिक पतला हो जाए, तभी हम उसको दस्त कहते हैं। 90% केसेज़ में दस्त का कारण संक्रमण होता है। संक्रमण कई सारे जीवाणुओं के द्वारा हो सकता है, जैसे बैक्टीरियाज़, वायरसेस, फंगस और पैरासाइट। बैक्टीरिया में ई. कोलाई आता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई आता है, सैल्मोनेला आते हैं। इसी तरह फंगस में क्रिप्टोस्पोरोडोसिस है, माइक्रोकोकस है। इसी तरह से वायरसेस में रोटावायरसेस है और भी अन्य तरह के वायरसेस हैं जो दस्त करते हैं। इसी तरह से पैरासाइट्स जैसे अमीबियासिस जैसे जैसे जो कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डियासिस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है दस्त का। उसके अलावा जो 10% जो अन्य कॉजेज़ हैं उसमें कुछ दवाएँ हैं। जैसे कोई व्यक्ति दर्द की दवाओं का सेवन कर रहा है, अत्यधिक एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहा है, कुछ जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनसे भी कभी-कभी दस्त होता है। दवाओं के कारण दस्त होना एक कारण में देखा जाता है। दवाओं के अलावा बहुत सारे हार्मोनल कॉजेज़ हैं या उसमें भी जो दस्त का होना देखा गया है। इसी तरीके से बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जैसे अगर हम कहें कि क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, जिसमें जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से भी जो है हमारा मल जो है वो काफ़ी पतला, चिपचिपा और बदबूदार होता है। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है दस्त होने का। छोटे बच्चों को भी दस्त के यही कारण हैं, जैसे जैसा कि मैंने बताया इन्फेक्टिव कॉजेज़ मोस्ट कॉमन हैं, जिसमें से अधिकतर जो कॉजेज़ होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, जिसे हम रोटावायरस डिज़ीज़ की वजह से बच्चों में होता है। और उसके अलावा अन्य कारण भी हैं जैसे बैक्टीरियल कॉजेज़ हो सकते हैं या पैरासिटिक कॉजेज़ जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, जियार्डियासिस है। तो बच्चों में भी लगभग वही सामान्यतः वही कारण हैं जो बड़ों में होते हैं, बस बच्चों में जो विषाणु जो वायरस है, रोटावायरस डिज़ीज़ जो होता है कॉमनेस्ट कॉज़ होता है दस्त का। दस्त के लक्षण में मरीज़ को अत्यधिक बार पतला मल त्याग करना पड़ता है। मरीज़ को बार-बार टॉयलेट जाना होता है। पेट में मरोड़ हो सकती है, पेट में मरोड़ के साथ दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। और इसकी वजह से जो है मरीज़ को अत्यधिक दस्त होने की वजह से मरीज़ में जो है कमज़ोरी आ जाती है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अगर ये दस्त लंबे समय तक चलता रहे और हम प्रॉपर रिहाइड्रेट ना करें शरीर को, प्रॉपर वे में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ना लें, तो शरीर से जल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज़ को कमज़ोरी आती है और अगर ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा समय तक रहता है, तो किडनी पे भी असर होता है और किडनी फेल्योर भी हो सकता है, रीनल फेल्योर भी हो सकता है। और अगर रीनल फेल्योर को भी उसके बाद भी अगर डिहाइड्रेशन ट्रीट ना हो, तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गरिष्ठ मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। उसे सादा भोजन लेना चाहिए, जैसे पतली दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, केला हो गया या घर में बना हुआ जूस भी ले सकते हैं। दस्त से बचने के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने हाथों को खाना खाने से पहले प्रॉपर वे में वॉश करना चाहिए। जो भी हमारे घर में जो सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लें, इस्तेमाल करने से पहले। इसी तरीके से खाना भी जो है हमको ताज़ा ही खाना चाहिए। इसके साथ-साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है कहीं जब बाहर जाते हैं तो बाहर ठेले में जो सब्जियाँ मिलती हैं, ठेले में जो फ़ास्ट फूड मिलते हैं, उनसे भी बचें।
क्योंकि हमें नहीं पता कि जो वहाँ पर फूड को हैंडल कर रहा है, वो उसके हाथ स्वच्छ हैं कि नहीं हैं, उसको वो भी किसी परजीवी का कैरियर हो सकता है। तो ठेले पे खाना खाना, बाहर फ़ास्ट फूड खाना, इन सब से भी हमको बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दस्त है तो सबसे प्रमुख चीज़ ये होती है कि दस्त की वजह से जल की कमी या डिहाइड्रेशन ना हो जाए शरीर में। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को दस्त है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पेशेंट को रिहाइड्रेट करें। अगर मरीज खाने-पीने की स्थिति में है, तो मरीज को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि हम मुँह से जो है रिहाइड्रेट करते हैं ओरली। सभी जानते हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस आते हैं, ओआरएस आता है, जिसमें एक संतुलित मात्रा में शुगर, सोडियम, पोटेशियम होता है, जो हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद जो जल की कमी को पूरा करता है। अगर मरीज खाने-पीने की स्थिति में नहीं है, तो फिर हम लोगों को आईवी फ्लूइड भी देना पड़ता है। और रिहाइड्रेशन के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो है पेशेंट को ये भी हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट को अगर दस्त के साथ में बुखार है, उल्टी है, पेट में दर्द है, तो हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी भी देनी पड़ सकती है। ख़ास तौर से अगर जो दस्त के साथ में खून भी आ रहा है, ब्लड मिक्स्ड है अगर स्टूल, तो इस ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होती है। तो हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, पेशेंट को रिहाइड्रेट करते हैं, और अगर पेशेंट को पेट में दर्द है तो हमें एंटी स्पैज़्मोटिक ड्रग्स हैं वो देने होते हैं। इसके साथ-साथ प्रोबायोटिक्स आते हैं, वो भी हम लोगों को पेशेंट्स को देते हैं, जिससे मरीज की रिकवरी थोड़ा तेज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति को घर में दस्त हो रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ओआरएस अवेलेबल है, जिसमें संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, सोडियम, पोटेशियम रहता है, तो बेहतर है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम लोग नमक, चीनी और पानी का एक मिक्सचर बना सकते हैं, एक-एक चुटकी लेके, और उसको हम लोग पीते रहें, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को दस्त हो रहा है तो हर दस्त के बाद उसको 1 ग्लास ओआरएस ज़रूर देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो पाए। और साथ में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को गरिष्ठ भोजन ना दें, तला भुना भोजन ना दें। पेशेंट को हल्का सुपाच्य भोजन दें, जैसे पतला दलिया है, खिचड़ी है, केला है, फ्रूट जूसेस हैं, तो मरीज़ की रिकवरी। उसके साथ-साथ अगर दस्त की संख्या बढ़ रही है, दस्त बढ़ते जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। नींबू पानी दिया जा सकता है, लेकिन नींबू पानी के साथ में शक्कर या चीनी और नमक मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि संतुलित मात्रा में, प्रोपोर्शनेट रेशियो में जो है नमक और चीनी भी साथ में मिलाया जाए, तो सही रहेगा। तरल पदार्थों का सेवन ज़रूर किया जाए। मेथी दाने में फाइबर होता है, और फाइबरस डाइट दस्त में कुछ हद तक दस्त को बाँधने में हेल्प करती है, बट हमें सिर्फ़ मेथी दाने पे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोगों को जो है डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दस्त के, मैंने जैसा भी बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं। इन्फेक्टिव कारण भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण के कारण। और अगर संक्रमण के कारण है तो जब तक हम संक्रमण को ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपर एंटीबायोटिक के द्वारा, तब तक ये दस्त नहीं रुकेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी दस्त हो तो इसका डॉक्टर से संपर्क करके ये जानने की कोशिश की जाए कि इस दस्त का क्या कारण है। और अगर दस्त का कारण इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोगों को ज़रूर प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। रिहाइड्रेशन ज़रूर करना चाहिए पेशेंट को। एंटीबायोटिक थेरेपी और रिहाइड्रेशन को हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये थेरेपी देनी ही है अगर पेशेंट को का जो दस्त का कारण जो है संक्रमण के कारण है।